सर आपने जो क्वेश्चन डीके गोयल में से उसके आंसर भी भेज देना, चेक कर लेंगे। अरे यार सॉरी, मैं भूल गया। सॉरी, मैं घर जाके आज भेज दूंगा। ठीक है। ओके सर। देखो, हम लोगों ने अब तक सीखा है कि ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम उनकी जर्नल बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, अगर एक साल पूरा हो जाए तो मतलब एक साल पूरा ना हो तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन टिल मार्च। मतलब अगर अप्रैल 2020 से हमने ट्रांजैक्शंस की जर्नल, जर्नल के लेजर, लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाया, तो फिर अप्रैल का बनने के बाद फिर हम ये प्रोसेस मई के लिए रिपीट करेंगे। यानी कि मई की ट्रांजैक्शंस की जर्नल बनेगी, मतलब मई की ट्रांजैक्शंस की जर्नल बनेगी, फिर लेजर पोस्टिंग होगी, उसके बाद बैलेंसिंग होगी जिसको टोटलिंग कहते हैं, और उसके बाद फिर हम मई का कंप्लीट होने के बाद जून के ऊपर आ जाएंगे कि जून की ट्रांजैक्शंस की जर्नल बनेगी, उसके बाद जर्नल के बाद पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग होगी, उसके बाद फिर जुलाई के लिए ये सब काम होगा, फिर अगस्त के लिए ये काम होगा, फिर सितंबर के लिए ये काम होगा, फिर अक्टूबर के लिए ये काम होगा एंड सो ऑन। यानी कि हर महीने हम लोग ये सब कुछ करेंगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। साल के 12 महीने ये काम होगा, लेकिन जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी कि इफ ईयर इज कंप्लीट, तब हमारे बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। तब हमारे बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? एनीबॉडी? हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों सर बनाते कि हैं? एक साल में हमने कितने ट्रेड्स किए, किन किन से किए, सारी डिटेल्स दी है उनकी। क्या क्या, दोबारा बोलो। सर कि एक साल में हम किन किन लोगों से ट्रेडिंग करते हैं की डिटेल तो दी। गौरेश, अगर हम ये बोलेंगे तो किन किन लोगों से ट्रेड करते हैं, तो वो तो हमें लेजर से मिल जाएगा ना। भाई हमने लेजर में राम, श्याम, अजय, विजय एंड सो ऑन, मतलब यस हमारे सर, जितने वो तो भी लेजर से कस्टमर मिल जिनसे हमने जाएगा। माल खरीदा या बेचा होगा, तो हमने उन सबके लेजर तो मेंटेन करे ही होंगे। जब आप एक ट्रायल यस। बैलेंस देखते हो, तो उस ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे लेजर्स की लिस्ट होती है ना, जितने भी लेजर बनते हैं उन सबकी लिस्ट होती है। समझ रहे हो बात? सर, हाँ जी। सर जैसे सेल्स, परचेज, इन सब के एक्सपेंस लिखते हो। क्या क्या, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। परचेज, मैं सेल्स। अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? सर जिससे पता चले कि हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। हाँ, इसका एक रीजन तो ये है, टू फाइंड आउट
ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का रीजन ये है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। एक तरह से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का कंबाइंड मीनिंग ये है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट या नेट इनकम ऑफ द फर्म या ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया हुआ है, उस असाइनमेंट का पेज नंबर 124 125 खोल लो, ये जो मैंने खोल रखा है। खोल लिया? यस सर। ठीक है, आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, मैंने यहां पे लिखा है कि हमारी मंथली ट्रांजैक्शंस की जर्नल बनती है जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती है, उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। लेजर से ट्रायल बैलेंस में टोटलिंग करके बैलेंसेस डालते हैं, उनको बोलते हैं समराइजिंग। और समराइजिंग के बाद हम ये सोचते हैं क्या एक साल पूरा हो गया? इफ नो, तो ये प्रोसेस रिपीट होता है। दिस प्रोसेस इज टू बी रिपीटेड फॉर नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ की ट्रांजैक्शन को जर्नल में, जर्नल से लेजर मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर हम अगले बार फिर रिपीट करेंगे ये प्रोसेस, फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस चलेगा, उसके बाद फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, उसके बाद फिर ये चलेगा, मतलब पूरे 12 महीने ये प्रोसेस रिपीट होगा। और जब एक साल पूरा हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तब जाकर हमारा जो बनेगा उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब मैंने यहां पे लिखा है रीजन टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने अभी आप लोगों से क्या बोला? इन दोनों को बनाने का रीजन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना। इन दोनों को बनाने का सेकंड रीजन होता है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन इन दोनों को बनाने का मेन रीजन क्या होता है? कोई बता सकता है? हाँ जी, एनीबॉडी? खुश? यस सर। बता सकते हो क्या होता है इन दोनों को बनाने का मेन रीजन? वैसे मैं पहले से बता दूं कि मुझे सर पता है कि बताना मुश्किल है, लेकिन कोई भी वाइल्ड गैस? हाँ जी, सर हमें प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए बनाते होंगे। वो तो मैंने बोला ना, वो तो मेरा सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन सर हमारी पोजीशन क्या है मार्केट में।
वो तो मेरे को चीजें देख के पता लग जाती हैं, लेकिन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है गौरीश? सर टैक्स को कुछ देना। नहीं, वो सब तो एक अलग बातें हैं, जो मेन रीजन है वो कुछ और है। गौरीश? सर पता नहीं। दिव्यांश? नहीं पता सर। आर्यन? युग? नहीं सर, नहीं पता। कोई आइडिया? नहीं खुशी? सर। सर पता नहीं। निकिता? ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। टू क्लोज each and every nominal account, किसी को ये ध्यान है कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते थे? हम बातें करते थे रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स की। यस सर नो। सर जो Direct एक्सपेंसेस, commission, लॉसेस, गेन्स वगैरह। अच्छा, एक एक करके। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स, एसेट्स। रियल अकाउंट्स हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब जो फिजिकली हम जिनको छू सकते हैं, जैसे जैसे फर्नीचर हो गया। जैसे मैं डेस्क पे बैठा हूं तो ये फर्नीचर हो गया, ये मेरी बिल्डिंग हो गई, इनको मैं छू सकता हूं तो ये मेरे टेंजिबल एसेट हो गए। ठीक है। सर फिर नॉमिनल इंटेंजिबल। पर्सनल अकाउंट एक एक करके पूछ रहा हूं। पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से आते थे? creditor, debtors, Debtors. क्रेडिटर। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जिनसे हमने कोई पैसा लेना है या जिनको हमने कोई पैसा देना है, यानी कि वो किसी पर्सन का अकाउंट होता था या किसी फर्म का अकाउंट होता था। मतलब मेन डेटर्स और क्रेडिटर्स बोलेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते थे? हमारा मेन फोकस तो सर नॉमिनल। एक्सपेंस वाले। हाँ, जितने भी हमारे सर गेन्स, रेवेन्यू। और सर एक्सपेंसेस और इनकम लॉस इन इनकम। ये तो कोई इनके एग्जांपल्स देगा? सर rented accrued income। expense, नहीं, एक मिनट। श्रेयांश, आपने बोला एक्रूड इनकम, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्रूड इनकम पर्सनल अकाउंट है। एक्रूड इनकम पर्सनल अकाउंट होता है। एक्रूड इनकम क्यों पर्सनल अकाउंट होता है? ध्यान से सुनना। एक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हमने किसी से पैसे लेने हैं तो वो पर्सन तो मेरा डेटर हो गया। आउटस्टैंडिंग ओके सैलरी, सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड मतलब मैंने किसी से काम करवा लिया, पैसे देने हैं, इट इज माई लाइबिलिटी। तो ये मेरा एक पर्सनल अकाउंट होता है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिससे मैंने काम करवाया, मैंने उसके पैसे देने हैं। तो ये जो चार चीजें होती थी ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, accrued incomes, prepaid expenses और प्री रिसीव्ड इनकम, ये चार चीजें होती थी ना जो हम शुरू में किया करते थे। ध्यान है? बहुत पहले, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 महीनों में आपने अकाउंट्स में ये सब सीखा था।
आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, प्री रिसीव्ड, ये चारों के चारों पर्सनल अकाउंट होते हैं। यानी कि हमने या तो किसी से पैसा लेना है या किसी को पैसा देना है, क्योंकि हमने उससे सर्विसेज ली हैं या उसको सर्विसेज दी हैं। समझ गए? तो ये चारों की यस सर। ये चारों की चारों चीजें हमारी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आती हैं। और पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी का मतलब है ईदर डेटर और क्रेडिटर। तो इनको नहीं बोलूंगा मैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है हमारे एक्सपेंस का और इनकम का नाम, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई। रेंट मतलब रेंट, एक्रूड रेंट या प्रीपेड रेंट नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं, वो तो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। समझ गए? यस सर। कमीशन, कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन प्रीपेड कमीशन पर्सनल अकाउंट है, या प्री रिसीव्ड कमीशन पर्सनल अकाउंट है। इज इट क्लियर? यस सर। अब दोबारा से, रीजन टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट इज टू क्लोज ईच एंड एवरी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब सर एक्सपेंस और प्रॉफिट वाले अकाउंट। तो इनको क्लोज करने का मतलब क्या है? सर इस ईयर के सर लिए क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट ईयर वापस खोल देंगे। इसको थोड़ा एलैबोरेट करो। बात सही बोली आपने, बट इसको एलैबोरेट करो। ये बात मुझे किसने बोली अभी? सर दिव्यांश। दिव्यांश। तो दिव्यांश की बात को कोई और थोड़ा सा खुल के समझाएगा मुझे? दिव्यांश आप मत बोलना, किसी और को बोलने दो। गौरीश, दिव्यांश ने क्या बोला, बात समझ में आई? सर कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होंगे हम वो ईयर के एंड में बंद कर देंगे एंड फिर नेक्स्ट ईयर फिर से स्टार्ट करेंगे। राइट। तो इसको कुछ एग्जांपल लेके समझा सकते हो या रुको आप कुछ कोई एग्जांपल ले सकते हो इस बात का जो गौरीश ने थोड़ी सी इलैबोरेट करके बोली? अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मैं लूंगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि शायद थोड़ा सा बेटर समझा दो कोई। निकिता, खुशी, आप में से कोई, या मैं ही बताऊं? सर आप बताओ। वो मुझे पता था, इसीलिए मैंने बोला कि मेरा भी बताने का मन कर रहा है, लेकिन आप लोगों से कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो मैंने इसलिए ऑप्शन दे दी। पता था मुझे कि अच्छा चलो छोड़ो, आप लोगों से बहुत अलग हटके पूछ रहा हूं। क्या आप लोगों को पता है कि हमारी गाड़ियों के अंदर जो मीटर होता है उसमें एक ऑप्शन होता है ट्रिप ए और एक ऑप्शन होता है ट्रिप बी? जो गाड़ियों का स्पीडोमीटर होता है उसकी बात कर रहा हूं। आइडिया है? नो सर। गाड़ियों के अंदर ना एक रीडिंग के लिए मीटर होता है, ट्रिप ए और ट्रिप बी का। जैसे मैं मान लो मैं शिमला जा रहा हूं, तो मैंने ना ट्रिप ए को ना 0 पे सेट कर दिया। तो 0 पे सेट कर दिया, एक मिनट में ट्रिप बी हटा देता हूं यहां से, ट्रिप ए में ही समझ में आ जाएगी कहानी। तो जब मैं शिमला पहुंचा तो मेरे इसकी रीडिंग थी 350, मतलब शिमला पहुंचने पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि सर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। इसका मतलब है कि जो भी मेरी
जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, या यूं कहें कि जहां से मैंने उस ट्रिप ए को 0 किया, वहां से लेकर शिमला पहुंचने तक की जो मेरी रीडिंग थी वो 350 किलोमीटर्स की आई। इसका मतलब है मैंने 350 किलोमीटर ट्रेवल किया। राइट? ये बात सबको समझ आ गई? जी सर। अब उसके Yes, sir. बाद मैं शिमला से वापस आते वक्त इसको 0 नहीं करता हूं, तो जब मैं शिमला से वापस पहुंचूंगा तो ये रीडिंग कितनी दिखाएगी? सर 700। सर 700। 700। यानी कि मेरी रीडिंग 700 किलोमीटर की आएगी ना वापस पहुंचने पर। जी। Yes, sir. और अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो, यहाँ पे 0 कर दिया अगेन, तो 350। 350। और मैं इसको बार बार 0 कर सकता हूं, ऐसा ऑप्शन होता है हमारा। एक रीसेट का बटन होता है हमारी आजकल की गाड़ियों के अंदर, सब में, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो सारी गाड़ियों में होता है। Yes, sir. ठीक है ना? पहले जो है वो डिजिटल सिस्टम नहीं हुआ करता था, तब भी ये ट्रिप ए का ऑप्शन हुआ करता था। तब ना ऐसे वाले ना रीडिंग वाले ना ऐसे सर्कल हुआ करते थे, मतलब वो सामने के सामने ऐसे दिखाई देते थे 0 0 0, लेकिन अंदर से ऐसे चल रहे होते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0, ऐसे 0 1 2 सर 3। जैसे स्कूटी में होते हैं। हाँ हाँ, जैसे स्कूटी में होते हैं। आज भी कई स्कूटियों के अंदर डिजिटल सिस्टम आ गया है, लेकिन कई स्कूटियों में आज भी पुराने स्टाइल के वो सर्कल वाले ही चल रहे हैं। ठीक है ना? तो वो घूमते हैं, तो ये 0 की जगह यहाँ वर्डिंग 1 आएगी, फिर 1 के बाद 2 आएगी, फिर 2 के बाद 9 आएगी, जब तो 9 के बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये सेकंड वाला व्हील घूम जाएगा। समझ गए ना मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? Yes, sir. तो हमारी गाड़ियों के अंदर एक ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन होता है ट्रिप ए का। तो उस ट्रिप ए को मैंने 0 कर लिया, और उसके बाद मेरी रीडिंग चल रही है, और जब वो रीडिंग मान लो 200 किलोमीटर की हो गई, मैंने उसको फिर 0 कर दिया, फिर 0 कर दिया, ऐसे मैं रीसेट कर सकता हूं। गाड़ी के अंदर एक मेन रीडिंग होती है, वो 0 नहीं की जा सकती। एक मेन रीडिंग होती है, वो मेन रीडिंग बताती है कि मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है। मान लो मेरी वो मेन रीडिंग 51,345 दिखा रही है, इसका मतलब है मेरी गाड़ी 51,345 किलोमीटर चल चुकी है। इस रीडिंग को मैं 0 नहीं कर सकता, ये रीडिंग तो चलती रहेगी। लेकिन इसके अलावा ट्रिप ए और ट्रिप बी की 2 ऑप्शंस होती हैं। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? यस सर। कोई Yes, ऐसा आप में से जो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? अक्सर लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों की गाड़ियों के अंदर मतलब जिन लोगों को ये शौक है कि हम चेक करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, तो वो जिस दिन सीएनजी डलवाते हैं, फुल करवाते हैं, उस दिन वो इस रीडिंग को 0 कर देते हैं। उसके बाद अगले 4-5 दिन गाड़ी चलती रहती है, और जब सीएनजी खत्म होती है तो वो ये देखते हैं कि रीडिंग आ रही है 125 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार गाड़ी को फुल कराने पर, हाँ जी बोलो। सर की वही कि एक बार फुल कराने पे वो 125 किलोमीटर चल सकती है। तो उससे ना हमें अपनी गाड़ी की एवरेज पता लग जाती है कि हमारी क्या एवरेज आ रही है। मतलब उसको हम ऐसे कहेंगे 2 रुपीज पर किलोमीटर या 3 रुपीज पर किलोमीटर की एवरेज निकल के आती है गाड़ी की सीएनजी के ऊपर। ऐसे ही पेट्रोल की भी एवरेज निकाली जा सकती है। समझ रहे हो ना? अब एक रफ एस्टिमेट लग सकता है कि हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल लगता है, 5 रुपीज पर किलोमीटर, 6 रुपीज पर किलोमीटर, क्योंकि पेट्रोल महंगा है, सीएनजी सस्ती है। तो हम ये ट्रिप ए बी जो है ना, इसके बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं।
ये मैं बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी तो अपने कॉन्सेप्ट पे आना है। अब मैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूं। मैंने आपसे कहा टू क्लोज ईच एंड एवरी नॉमिनल अकाउंट, यही बोला ना मैंने आपको रीजन कि हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट इसलिए बनाते हैं। Yes, sir. तो इसके अंदर ये एग्जांपल देखो जो मैंने ले रखा है, ये रेंट अकाउंट मैंने अप्रैल 2011 से शुरू किया है, दिख रहा है? दिख रहा है Yes, sir. सबको? मैंने रेंट अकाउंट में एक एंट्री करी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 मतलब मैंने अप्रैल में रेंट पे करा 2000 रुपए का, तो मैंने उसकी एंट्री की पोस्टिंग यहां कर दी 2000, उसका बैलेंस सीडी निकालकर उसको बीडी बना दिया, राइट? ऐसा आप करते हो ना? यस सर। तो ये जो सीडी निकालकर बीडी बनाते हैं, तो ये बीडी का क्या मतलब होता है? सर की ये Balance borrowed down. यस सर, इसका बैलेंस। इन अदर वर्ड्स क्या मतलब होता है? सर ये नेक्स्ट मंथ में लिखेंगे बैलेंस। सीधा बोलो ना कि अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है ये, यही बोलूंगा ना मैं। यस सर। मैंने आपको कहा था बीडी का एक्चुअल फॉर्म तो होता है ब्रॉट डाउन, लेकिन बीडी को एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं, ये मैंने कहा है ना आपको पहले कई बार। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, बताया है ना मैंने कई बार। अब बहुत दिनों से आपने Yes, sir. यस लेजर नहीं बनाया, लेकिन इतनी बातें भूले तो नहीं होगे ना। तो इसका मतलब है कि ये 2000 क्या है? अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस, राइट? यस सर। तो आप देख सकते हो ना कि मैंने यहाँ मई 2011 का रेंट अकाउंट बना रहा हूं, तो उसका ओपनिंग बैलेंस मैंने 2000 रुपए यहाँ लिखा है ना। Yes, sir. फिर मैंने अगले महीने रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आ गया 4000। अगले महीने मैंने 4000 का रेंट पे किया, तो मेरा सीडी बैलेंस कितना हो गया? 6000. और वो ब्रॉट डाउन हो गया। इसका मतलब है ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस 6000 हो गया ना। Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जब मेरा 11 महीने पूरे हो गए, यानी कि फरवरी तक पूरे हो गए, तो मार्च का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 25,000. 25,000. इसका क्या मतलब है? इस 25,000 का क्या मतलब है? इस बात को याद रखना कि मैंने ना रीडिंग जीरो नहीं की है, मैंने रीडिंग एक ही बार जीरो की थी, उसके बाद मेरी रीडिंग चलती जा रही है। इसका मतलब क्या है? कि सर ये अभी तक का जो बैलेंस बचा है अभी वो तक है। का. इसका मतलब यह है कि साल की शुरुआत से लेकर अभी तक मैं इतना रेंट पे कर चुका हूं, यानी कि 11 महीने में मैं इतना रेंट पे कर चुका हूं ना। Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? Yes, sir. yes तो मैंने 12वें महीने में रेंट टू कैश किया 5000, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना बैठ गया? 30,000। 30,000। 30,000. अब मैं यहां पर सीडी बैलेंस को नील करना चाहता हूं, बाय बैलेंस सीडी को नील करना चाहता हूं, तो मैं इस 30,000 को ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे मैं कर रहा हूं। समझे? तो सर एक सर बार दोबारा बोलना। इसमें सीडी की जगह आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। हाँ, मतलब मैंने एक्चुअली ये 30,000 रुपए एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और सीडी बैलेंस जीरो हो गया। जैसे मैं इसको समझाने के लिए किसी को यूं कहता हूं कि मान लो मेरे पास 2 गुल्लक है, गुल्लक है जिसको मैं बोलता हूं मनी बैंक है। मेरे 2 मनी बैंक है, एक मनी बैंक 1, एक मनी बैंक 2। मेरे इस मनी बैंक में बैलेंस है 3,000 रुपए, मतलब मैंने जोड़े हुए हैं पैसे, और इसमें बैलेंस है 2,000 रुपए। हाँ, डाउन कर देना।
यानी कि मेरे इसमें बैलेंस है 3,000 और इसमें बैलेंस है 2,000 रुपए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं अपना पैसा सिर्फ एक गुल्लक में रखूं, गुल्लक नंबर 1 में। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या सर करना हम चाहिए? उधर शिफ्ट कर देंगे अपने पैसे। यानी कि ये 2,000 रुपए निकाल कर मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे? सर 0। और इधर कितने हो जाएंगे? 0 5,000। 5,000। उसी तरीके से मैं अगर अपने रेंट अकाउंट में से बैलेंस निकाल कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो मेरे रेंट अकाउंट में बैलेंस कितना रह जाएगा? सर 0। 0। और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रिएट हो जाएगा 30,000 रुपए का, राइट? यस यस सर। यस सर। यानी कि इन शॉर्ट मेरा मतलब ये हुआ कि मैंने 30,000 को किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिया और अपने रेंट अकाउंट को रीसेट कर दिया। यानी कि इसकी रीडिंग को दोबारा से 0 पे सेट कर दिया, क्योंकि अगले साल दोबारा रेंट पे होगा तो वो 0 से शुरू होगी रीडिंग। समझ गए बात? यस सर। अब स्टूडेंट कहेगा Yes, सर sir. इसका क्या फायदा? अगर आपने रीडिंग को 0 ही करना था तो आपने फिर मतलब इतना सब कुछ रेंट अकाउंट में डाला ही क्यों? मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूं तो स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मुझे रेंट अकाउंट को क्लोज ही करना था तो मैंने रेंट अकाउंट खोला ही क्यों था? साल के एंड में जाकर तो मैं उसे बंद ही कर रहा हूं, तो मैं उसे खोला ही क्यों? हाँ जी, एनीबॉडी? अगर मुझे उसे क्लोज ही करना था तो मैंने उसे खोला ही क्यों? सर अगले साल के लिए खोल दे और फिर उसके बाद वापस टोटल इसमें हम बाद में फिर डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो, इसका रीजन ये है कि पूरे साल मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं मैं उनका रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन करना चाहता हूं कि मेरा रेंट कितना पे हुआ, सैलरी कितनी पे हुई, कमीशन कितनी पे हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। और पूरे साल मेरी जितनी इनकम्स हो रही हैं वो कहां से हो रही है? उनमें एक सेल्स है, एक्सपेंसेस में एक परचेज है, सेल्स है, इंटरेस्ट है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो इन सब से मेरी अलग अलग इंडिविजुअली कितना पैसा कहां से आया ये मैं अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, और साल के एंड में जाकर मैंने इन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि सारे अकाउंट बंद हो गए और वो सब किस में ट्रांसफर हो गए? P&L में। अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन सबको क्लब कर दूंगा तो मैं, आप लोगों ने शुरू के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसको बोला जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। ध्यान है नाम? मैचिंग प्रिंसिपल, कुछ ध्यान आया? Yes, sir. तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि साल के एंड में आके हम अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम्स के साथ मैच करेंगे मतलब एक साथ टोटल करेंगे कि इतनी मेरी इनकम हुई, इतने मेरे खर्चे हुए, और उनका माइनस प्लस करके अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, और वो प्रॉफिट निकालने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे उस प्रॉफिट के ऊपर। समझे? और इन सब के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू क्लोज ईच एंड एवरी नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा रीजन है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। समझे? अच्छा, अब मेरा एक और सवाल, व्हाट इज बैलेंस शीट? एनीबॉडी? जल्दी बोलो। सर हाँ जी। सर जितने भी जैसे लेजर में बैलेंस बचे हैं
तो सारे बैलेंस को रिकॉर्ड करते होंगे बैलेंस शीट में। कुछ हद तक सही कह रहे हो। ठीक है। एनीबॉडी एल्स? देखो मैं बताता हूँ, हमने कौन कौन से अकाउंट मंथ एंड में जाके क्लोज कर दिए, मंथ एंड कह रहा हूँ, ईयर एंड में जाके। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कौन कौन से नहीं किए? Nominal, रियल एंड real and पर्सन। personal, तो वो रियल और पर्सनल अगर हमने क्लोज नहीं किए तो उनका क्या होगा? balance sheet, वो अगले साल कैरी होंगे ना, मतलब वो अगले साल कंटिन्यू होंगे ना। अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं तो साल के एंड में मैं उसका बैलेंस जीरो थोड़ी ना कर दूंगा जब तक वो पैसे नहीं देगा। तो उसको अगले साल कैरी करूंगा Yes. ना, मतलब मैं उसको तो डेटर मानूंगा ही ना अपना अगले साल के लिए। yes sir, यस सर, उसी तरह अगर मेरे पास कोई असेट है, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो उनके बैलेंसेस भी मैं नील थोड़ी ना कर दूंगा साल के एंड में, वो तो अगले साल कैरी हो जाएंगे। इसका मतलब है साल के एंड में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि अगले साल फिर खुलते हैं वो, लेकिन रियल और पर्सनल अकाउंट्स अगले साल कैरी हो जाते हैं। तो उन सबको शो करा जाता है बैलेंस शीट में, यानी कि रीजन टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इज टू शो all the unclosed balances, all the unclosed balances, मतलब रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, इसीलिए इसका नाम बैलेंस शीट है। इसको मैं बोलता हूं अपने शब्दों में, बचे हुए बैलेंसेस की शीट। बचे हुए बैलेंसेस की शीट इज नोन एज बैलेंस शीट। वो बात अलग है, टेक्निकली इसको पोजीशन स्टेटमेंट कहा जाता है। अभी आप में से किसी ने मुझे कहा था कि हमारी पोजीशन बताने के लिए, तो हमारी पोजीशन बताती है बैलेंस शीट कि आज की डेट में मेरे पास क्या असेट्स और क्या लायबिलिटीज हैं। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी पोजीशन नहीं बताते, वो हमारी परफॉर्मेंस बताते हैं कि पूरे साल हमने क्या परफॉर्म किया, मतलब मैंने कितना कमाया, सब कुछ बताते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी बोलो। सर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हम बैलेंस शीट में डालते होंगे? हाँ, मतलब वो बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। हमने बहुत पहले सीखा था कि अगर हमें पूरे साल में कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, और कैपिटल बैलेंस शीट में आती है, क्योंकि कैपिटल बेसिकली ओनर को रिप्रेजेंट करती है, और ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो एक तरह से बिजनेस ने ओनर को पैसे लौटाने हैं। तो कैपिटल इज वन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। okay sir, तो ये हमने बहुत पहले से सीखना शुरू किया था कि कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करती है, और कैपिटल भी अपने आप में एक लायबिलिटी है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। यही तो हमने शुरू से सीखा है ना, और इसी को बैलेंस शीट कहते हैं। यानी कि बचे हुए बैलेंसेस की शीट यही होती है, कैपिटल और लायबिलिटी एक तरफ, असेट्स एक तरफ, क्योंकि कैपिटल और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। समझे? रीजॉइन करना है? यस सर, रीजॉइन करना है इसके बाद, ठीक है? कर लो, टाइम खत्म हो गया, अब बंद होने वाला है।